कौन सा टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं बाबू? सरल परिपथ। कौन सा टॉपिक? सरल परिपथ, है ना। चाहे बोलना सरल परिपथ और चाहे बोल देना कि वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का। सबसे पहली हेडिंग पहले क्या करते हैं, जो कल वाली क्लास में पढ़े थे, 2 मिनट लगेगा, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग अगला क्लास शुरू करते हैं, अगली हेडिंग को। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाबू वैद्युत सेल के बारे में। किसके बारे में बाबू? वैद्युत सेल के बारे में। तो नमस्ते बाबू। तो वैद्युत सेल क्या होता है मालूम है? वैद्युत सेल एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा युक्त है या एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है पता है भैया? जो रासायनिक ऊर्जा को किससे बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ या ना बोल भाई? और एक चीज और होता है, सेल में 2 सेल होते हैं, एक तो चार्ज किया जा सकता है, एक तो नहीं चार्ज किया जा सकता है। यानी ऐसा सेल जिसको हम दोबारा चार्ज ना कर पाए, एक बार यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं कौन सा सेल? प्राथमिक सेल। और जिसको हम लोग दोबारा चार्ज कर सके उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल, है ना भैया। फिर कहानी क्या हुई, यहाँ से ध्यान सुनो। फिर यहाँ से पैदा हुई बात बैटरी की। किसकी बात शुरू हुई? बैटरी की। अब बात आता है कि बैटरी क्या होती है। अब बात आती है कि बैटरी क्या होती है। बैटरी का मतलब होता है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दे? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक ना भैया। यहीं से 2-3 हेडिंग बहुत अच्छा पैदा हुआ है, पता है क्या? एक होता है बाबू विद्युत वाहक बल, एक होता है बाबू विद्युत वाहक बल, नमस्ते भैया, और एक होता है टर्मिनल विभवांतर, और एक होता है टर्मिनल विभवांतर, और एक होता है आंतरिक प्रतिरोध। एक होता है बाबू आंतरिक प्रतिरोध। बैठ जाओ, जहां जगह मिल रही है बैठते जाओ। एक होता है आंतरिक प्रतिरोध, एक होता है क्या चीज? आंतरिक प्रतिरोध। ये 3 हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से पेपर में कभी कभार ये पूछता है, कभी कभार ये, कभी कभार ये, मतलब तीनों ठीक ठाक है। विद्युत वाहक बल का क्या मतलब होता है भैया? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित करने में खर्च की गई ऊर्जा या व्यय की गई ऊर्जा या किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर मैंने बताया था टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर का मतलब होता है जैसे सेल के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है और एक, तो एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है सेल के घोल द्वारा धारा के प्रवाह का क्या करना? विरोध करना। क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग प्रभावित, आंतरिक जो प्रतिरोध होता है बाबू, उसको प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं, 4 होते हैं, वैसे होते 5 हैं, लेकिन लिखा है हम लोग क्या है? 3 या 4 ही लिखा है। सबसे पहले है वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जो आयन होते हैं उनकी सांद्रता। अगर हम लोग, आवाज ना कर, सांद्रता अगर हम लोग क्या करते हैं वो बढ़ाते हैं, अगर हम लोग सांद्रता क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो सांद्रता बढ़ाने पे क्या हो जाएगा पता है? आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। काहे बढ़ जाएगा? क्योंकि जो आयंस के घनत्व होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी, है ना भैया, क्योंकि घनत्व बढ़ता है। दूसरा मैंने बताया था बाबू इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अगर 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज्यादा कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि आवेश को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बताया था प्लेटों का क्षेत्रफल। अगर आप प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घटेगा। और चौथा मैंने बताया था ताप का प्रभाव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब हुआ कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ, यानी कि जब हम किसी आंतरिक प्रतिरोध का मान तब बढ़ता है जब ताप घटता है। और ताप अगर बढ़ेगा, बैटरी का ताप अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कारण क्या होता है? वो श्यानता का घटना, ठीक ना भैया। ठीक, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? लिखो एक हेडिंग आज लिखिए। लिखो सेल के विद्युत वाहक बल, हेडिंग है बाबू आज का। हाँ, आदर्श सेल। एक सेकंड लिखो तो बताते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा
सेल के, लिखते रहिए साथ में आप, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, ये जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है ना भैया, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। हेडिंग लिखो तो बताएं। लिख लेना, बताना बाबू। कल्पना चावला हुआ भवानी, लिख, जल्दी लिखो। इतना अभी उनके नींद में है वो पूरा, सुबह की क्लास चल रही है, नींद में है पूरा वो बगल पकड़िए नीलू को, एक नींद तो पूरा कर लेंगे आधा एक घंटे में। अभी सुन भैया, ये डिफिनीशन बताने से, ये वाला रिलेशन बताने से पहले शिवानी एक क्वेश्चन पूछी है, ध्यान से सुनो भैया। क्या पूछी थी भवानी? आदर्श सेल ना भैया, इस सेल गया, अब सेल को हटा दो बाबू, आदर्श वर्ड लिखो। किसका कौन नाम है आदर्श? हाँ हाँ, आदर्श नाम काहे रखाया गया मालूम है? काहे रखाया गया बताओ? जिसके अंदर बहुत मतलब बड़ा बढ़िया आदमी ना, जो है बड़ा सभ्यता, रोज सबका कहा माने, सुबह सुबह उठे ले जो है पता चला मम्मी पापा पैर पकड़ के 2 बार पटके, है ना, ऐसा आदमी का नाम आदर्श होता है ना? ऐसा आदमी नाम आदर्श होता है? नहीं होता है बाबू। ऐसे लड़के का नाम लोग आदर्श इसलिए रखा देते हैं, सब लोग आदर्श मानते हैं किसी को, कहते हैं हम कोनो कहा तुम गांधी जी को आदर्श मानते हैं, क्यों कहा तुम सुभाष चंद्र बोस को आदर्श मानते हैं। तो आदर्श मानने का मतलब हुआ भैया, ध्यान सुनो, जो है ऐसा सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, मतलब जिसके अंदर कोई प्रतिरोध ना हो। ऐसा सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है उसे कौन सा सेल कहते हैं? आदर्श सेल। ऐसा सेल मार्केट में पाया नहीं जाता, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, केवल 7 ही अजूबे हैं जो परफेक्ट हैं, और वो 7 कहाँ है तुम लोग जाना तो, ठीक है ना भैया? अरे हम मजाक कर रहे हैं, मतलब ये होता है बाबू, आदर्श सेल का निर्माण नहीं किया जा सकता। समझ में बात आया? जैसे कि आदर्श इंजन का आविष्कार नहीं किया जा सकता, केवल कार्ने इंजन है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया गया होगा बाबू आपको, जब जो है सेकेंड लॉ पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ कार्ने इंजन का जिक्र किया गया होगा, जो 100% एनर्जी को, मतलब 100% फ्यूल को 100% एनर्जी में बदलेगा। मतलब अगर 1 लीटर तेल, जैसे तुम कभी भी गाड़ी खरीदने जाओ, प्लेटिना मान लो खरीदने जाओ, तुम्हारे लिखा रहता है 90 किलोमीटर प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर पर छोड़ दियो, टंकी फूक फाक के एकदम इंजन साफ कर लो, 1 लीटर तेल छोड़ दो बाबू, कितना किलोमीटर जाएगा? 90 किलोमीटर। बाइक तुम खरीद लाए, पता चला बाइक लेके आए प्रिंस, घरे दौड़ाए, 60 में 60, 65, 70 तक खत्म कर दिए, तो कहा तो 70, 80, 90 लेके गए, उठाए गाड़ी अपन पूरा कंधा ला दे, लेके गए एजेंसी में फेंक दिए। अब मतलब क्या हुआ? फिर वो नीचे बता देता है शर्तें लागू, यदि छोटा छोटा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करके देता है, छोटा छोटा लिख के देता है। फिर क्या पूछता है कि ई का है यार, तो कहते हैं इसकी आदर्श स्थितियां हैं। सबसे पहली बात, आदमी का वजन इतने किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रिंस गए तौले, कहता है तो 76 किलो, तो कहता है अब यो लो, अब कह रहा है इससे ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, कहीं 76 किलो तो हम अकेल रहे, शिवा भी बैठा ले रहे, 28.5 किलो हुए रहे, अब पूरा वजन जाके बन जा रहा है ठीक ठाक। मेरी बात आप समझ पाए हम कहना क्या चाह रहे हैं? फिर वो कह रहा है कि आप खुले कपड़े ना पहने हो। अब ये पता चला कि मार एकदम जैकेट वाकेट खोल के चला रहे हैं, हवा भर रही है, वो भी रोक रहा है। कह रहा है सड़क इतना स्मूथ होना चाहिए, और तू सड़क चलाए हो सायगंज वाले में, सायगंज की सड़क देखते ही हो, पैजामा उठाइए आप सायगंज में, ऐसा मतलब सड़क की हालत ऐसी हो चुकी है कि नहीं? हाँ है ना बोल भाई? अच्छा, फिर ये सब स्थितियां आप कब भैया कब लागू कर पाओगे? अगर आप उनकी सारी कंडीशन मानोगे, तब वो एवरेज कितने का देगा? 90 का देगा। हवा का रफ्तार इतना होना चाहिए। अब तुम हवा देखो, ये सब कौन देख पाएगा? पता चला कि पता दादी बेहोश हो चुकी है, दादी का दादी रुकी हो 2 मिनट रुक जाओ, हवा का रफ्तार अभी साथ नहीं देता है, क्योंकि तुम्हें एवरेज निकालना है। और दादी का जो है पता चला करे कि ये वाली सायगंज वाली सड़क ना ले चलो, वो फैजाबाद वाली पकड़ो, बताए वो वाली ज्यादा अच्छी है। अब उनके अच्छी सड़क के चक्कर में लंबी दूरी तय कर रहे हो।
तो आदर्श सेल समझ में आया नहीं समझ में आया? आदर्श सेल से बहुत ज्यादा इधर उधर कर दिए, वो दूर पहुंच गए। आदर्श सेल का मतलब होता है वो ऐसा सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। बस आइए हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये कल्पना किया गया था ना? कल्पना नहीं किया गया, ये सच में होता है ऐसा। ऐसा अगर कोई सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आदर्श सेल कहेंगे। लेकिन आदर्श सेल का निर्माण करना संभव नहीं है, निर्माण करना ही संभव नहीं है। कल्पना की गई, मतलब ऐसा कहे सब लोग कि एक आइडियल सेल कौन सा हुई, तो कहीं वो होए जेके आंतरिक प्रतिरोध ना होए, कहीं ऐसा हो नहीं करे, कहीं जानना होए तो फिर आदर्श सेलो न मानो। ये लिए आदर्श सेल का कहीं जिक्र हेडिंग कहीं बनाई गई है? नहीं बनाई गई। पूरी बुक तलाश डालोगे नहीं मिलेगी आपको जो, ठीक ना। ऐसे आदर्श सेल होता है और एक आदर्श गैस होती है। आदर्श गैस होती है केमिस्ट्री में ना। चलिए आगे बढ़े भैया, चलो सब जन आ गए ना। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मतलब कैपिटल ई, टर्मिनल विभवांतर मतलब बी, और आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर। में क्या पढ़ना है बाबू? रिलेशन है ना भैया, हम लोगों को इसमें संबंध पढ़ना है। तो चलो लिखो, चलो चलो शुरू करो। माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, लिखो माना एक सेल, माना एक सेल, माना एक सेल, माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक ना भैया। जिसे एक कुंजी के, जिसे एक कुंजी के एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर तथा एक अमीटर, तथा एक अमीटर के साथ, एक अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसे लिखो। तो अब आप लोग ध्यान से, ये चित्र उत्तर अभी बनाने की दिक्कत ना लो, आप लोग इतना लिख लिए ना। देखो प्रूफ कितना आसान है, एक लाइन गिन के एक लाइन का प्रूफ है ये। हम सबसे पहले बात क्या बोले बाबू कि माना एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है बाबू? कैपिटल, हाँ या ना बोल भाई? इसका विद्युत वाहक बल है कैपिटल ई, और इसका जो सेल है तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? स्मॉल। इसी के साथ एक कुंजी, कुंजी मतलब की, टिक टिक पंखा उंखा लगो लेना जो है बोर्डवा में, वो कुंजी लिखा जाता है, यहाँ पे की लिखा है एक चीज जो है। मान लो बटन लगी है कुंजी के को, और एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, और उसके साथ एक अमीटर लगा दिए, मतलब जो धारा नापेगा कितनी धारा निकल रही है कितनी धारा नहीं। धारा को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? अमीटर, और विभवांतर वोल्टमीटर। बहुत बढ़िया भैया। तो क्या होता है कि हम माना एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा कुंजी के, और बाह्य प्रतिरोध आर तथा एक अमीटर ए के साथ हमने क्या किया? उस श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। हम एक बात बताएं, हम एक कुंजी उंजी बाबू कुछ ना लगाते, हम सच बताएं, इस कुंजी उंजी अगर हम मान लो कुछ लगाते ही ना ऐसा, लेकिन हम क्या करें? लगा दे रहे हैं, क्योंकि तो लोग दुष्ट हो ना, बल्ब जला के चले जाओगे तो कुंजी बंद कर देंगे ऐसा। कुंजी लगा दी, अमीटर लगा दिए। एक बात बताओ, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर, चूंकि स्मॉल आर व कैपिटल आर किस क्रम में जुड़े हैं बाबू? श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा?
टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बाबू, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस, या कह सका तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा बोल सका थे ना भैया। अच्छा, अब आपने कुंजी को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, कुंजी को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो यहां से क्या बहने लगा, धारा। तो कुल धारा कितनी होगी, परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, आई बराबर विद्युत वाहक बल बटा आई बराबर बी अपान आर होता है ना, मैंने बताया था बी बराबर किसके होता है, कैपिटल ई के। अच्छा, आई बराबर विद्युत माने कि परिपथ में बहने वाला जो धारा होगी वो विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यहां लिख सकता था मैं बाबू सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल और बटा कुल प्रतिरोध। आप मुझे एक बात बताइए भैया, तो आई बराबर विद्युत वाहक बल कितना, कैपिटल ई, और कुल प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तिरछा गुणा कर दो तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई, तो कितना हो जाएगा ये, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई, बी बराबर आई आर, ओम के नियम से ना, यहाँ बी बराबर क्या, बी प्लस आई आर बराबर कैपिटल ई, तो ये हो जाएगा आई आर बराबर क्या हो जाएगा पता है, क्या हो जाएगा, ई माइनस बी। समझ में बात आई नहीं आई भैया इतना, या आप लोग इतना ही कर सकते हो, यहीं पर यही प्रूव कर सकते हो, यही रिलेशन है इसमें भैया, प्रूव दैट। मेरी बातों को एक बार फिर से समझ लो ताकि बात ज़्यादा क्लियर रहे भैया। यहाँ पे हम लोग जो प्रूफ पढ़ने वाले हैं वो है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल का टर्मिनल विभवांतर में का संबंध होता है, और तीनों के डिफिनीशन तुम लोग की जबान पे रटा है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ के अंदर प्रवाहित करने में सेल जितना कार्य करता है वो विद्युत वाहक बल होता है, और सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और एक माइनस। एकांक आवेश को प्लस टर्मिनल से निकाल करके माइनस टर्मिनल तक, या कह सकते हो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है टर्मिनल विभवांतर, और सेल के घोल के द्वारा धारा के प्रवाह का विरोध करना क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। हमने कहा कि माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और इसका त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, इसके साथ हम एक बाह्य प्रतिरोध, एक कुंजी और एक अमीटर को किस क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो आप मुझे बताइए स्मॉल आर और कैपिटल आर किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, जब कुंजी को ऑन करेंगे तो यहाँ लोड में प्रतिरोध में आने लगेगा करंट यहाँ पे ना, तो इसमें कितनी धारा बह रही है, तो भैया वो डिपेंड करता है परिपथ में बहने वाली जो धारा होगी वो सेल का विद्युत वाहक बल बटे सेल का कुल प्रतिरोध पे, और सेल में धारा क्या हो गई आई, और सेल का विद्युत वाहक बल कितना है कैपिटल ई, और कुल प्रतिरोध कितना है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, त्रिछा गुणा की आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कितना कैपिटल ई, तो ये कितना हो गया आई कैपिटल आर आई स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई, और आई आर बराबर क्या हो गया बी, ओम के नियम से, तो बी प्लस आई आर बराबर कैपिटल ई। ये हो गया बी मतलब क्या है बाबू, टर्मिनल विभवांतर, ई मतलब क्या हो गया विद्युत वाहक बल, और स्मॉल आर क्या है आंतरिक प्रतिरोध। यही रिलेशन है बाबू, अखिलेश समझ में नहीं आया ना, नहीं आया, इधर से भवानी आया, चल बाबू सारे जन नोट कर लिए ना, चलो अब एक इसी पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक ना भैया। चल देखो, ध्यान से देख, जो कह रहा है एक सेल का खुले परिपथ पर विभवांतर, देखो देखो दो जगह कुछ कह रहा है, एक सेल का खुले परिपथ पर विभवांतर 6 वोल्ट है ना, और 2 एम्पियर की धारा देने पर 4 वोल्ट विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। आगे कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भैया सेल के अंदर विभवांतर नहीं होता है, सेल के अंदर विद्युत वाहक बल, मतलब यहाँ पे बोल दिया है सेल का खुले परिपथ में, खुले परिपथ का मतलब जब उसके साथ कोई लोड जुड़ा नहीं है, तो उसका मतलब ई जो विभवांतर दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है, ये विद्युत वाहक बल, तो यहाँ लिख उठेगा कैपिटल ई बराबर कितना वोल्ट,
6 वोल्ट। कितना वोल्ट बाबू? 6 वोल्ट। और 2 एम्पियर की धारा देने पर I बराबर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा देने पर क्या हो जाता है पता है भैया? धारा देने पर विभवांतर कितना हो जा रहा है? 4 वोल्ट। कितना हो जा रहा है? 4 वोल्ट हो जा रहा है। तो अब आपको क्या बताना है भैया? पता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। स्मॉल r बराबर क्वेश्चन मार्क। वैसे तो हमें लगता है लग भी गया होगा। कितना आया बाबू? 1 ओम आया है। चलो बहुत बढ़िया भैया, सब लोग सरल रहा, लगा लियो। अब की बार लगाओ। क्या फार्मूला क्या होता है? E बराबर B प्लस आई आर, तो सॉरी आई स्मॉल आर। तो कैपिटल E की वैल्यू कितना है? 6, और B कितना है बाबू? 4, प्लस I की मान कितना है भैया? 2, और गुणे स्मॉल r, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2 स्मॉल r। तो स्मॉल r बराबर 2/2। कैंसिल कर दिए, कितना ओम आया? 1 ओम आया। ये हमारा हो गया आंसर भैया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक ना? ठीक, लगा दिए सारे जन? मिटा रहे हैं। लिखो, अब आप लोग हेडिंग लिखिएगा। मैंने आपको सेल बताया, मैंने आपको भी आंतरिक प्रतिरोध बताया, मैंने विभवांतर बताया, मैंने टर्मिनल विभवांतर बताया, और इन सब में क्या बताया? रिलेशन। और लास्ट में एक का बता दिए छोटा सा उदाहरण, है ना भैया? तो एक एग्जाम्पल तुम लोग और बता दो। हम बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं क्वेश्चन, है ना भैया? उसके बाद क्या करते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम बताते हैं। फिर बोले क्वेश्चन। किसी परिपथ में, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, गिवन दैट लिखना है। कह रहा है किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा, क्या लिखोगे? I बराबर 2 एम्पियर। किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। T बराबर कितना मिनट? 5 मिनट। तो 5 मिनट है तो 5 गुणे कितना कर दें? 60 बराबर भैया कितना हो गया? 6 पंचे 30। तो ये 60 बराबर कितना कर दें भैया? 300 सेकंड। आगे क्या कह रहा है भैया? कह रहा 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। W बराबर कितना से जूल? 1200 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इसको आगे क्या कर दे? सेल का विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? लगा के दिखाइए। चल बाबू लगा के दिखाओ। बहुत बढ़िया भैया, 2 वोल्ट है ना। E बराबर W/Q, E बराबर W/Q। अरे विद्युत वाहक बल का फार्मूला बताए थे, नहीं देखे थे? E बराबर W/Q। अगर यहाँ पर चार्ज दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन क्या हो गया? E बराबर W/Q बराबर IT। तो W का मान 1200 जूल बटा I का मान कितना है बाबू? 2, और T का मान कितना है बाबू? 300। तो 3 चौका 12, 2 दूना 4, ये कितना आ गया बाबू? 2 वोल्ट। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? अरे हाँ या ना बोल। चले, हो गया ना इतना? लिखो किरचॉफ का नियम। लिखो बाबू किरचॉफ का नियम। इसको दरोगा बना लो, डबल स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया।
ठीक ना, ट्रिपल स्टार बना लो तुम, जरूर बना ऊपर है, प्रमोशन दिला दो। और विवेक हम कुछ बना सकते, कुछ बना ठीक ना। चलो, इसके जो खोज करता है भैया कौन है बाबू? हाँ ले देखो कौन है, गुस्टाव किरचॉफ। ये सोचो गुस्टाव किरचॉफ है ना भैया, खोज दिया 1842 में। कब खोजे बाबू? 1842 में। हमरे यहाँ पे पता चला अगर झुमरी प्रसाद का खोजे होते तो वहाँ लिखा जाता है खोज करता झुमरी प्रसाद बैजनाथ। ऐसा मतलब उल्टा सीधा नाम करा दिए ना, नाम चेंज हो जाना चाहिए, इसको बदलवा देना चाहिए आजकल तो सब। इसको सोचो अगर इसको बैजनाथ खोजे होते तो बैजनाथ लिखा जाता है, कैसे लिख दिया जाता बैजनाथ। चले भैया, लिखना किरचॉफ ने वैद्युत परिपथों, किरचॉफ ने वैद्युत परिपथों का अध्ययन करते हुए दो नियमों का प्रतिपादन किया। किरचॉफ ने वैद्युत परिपथों, क्या बोले थे आगे? किरचॉफ ने वैद्युत परिपथों का अध्ययन करते हुए दो नियमों का प्रतिपादन किया जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। पहला है बाबू प्रथम नियम, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम। दो नियमों का प्रतिपादन किया था ना, प्रथम नियम, या इसको आप बोल सकते हो बाबू संधि का नियम, संधि का नियम, या आप इसको बोल सकते हो, किसका नियम पता है? धारा का नियम। तीनों नियम एक ही चीज है। आपसे कोई पूछे किरचॉफ का प्रथम नियम, या पूछे आपको संधि का नियम, या पूछा जाए आपको धारा का नियम, तो समझ जाना किसकी चर्चा हो रही है, किरचॉफ के प्रथम नियम का। आपको मैं बता दूं अभी जो मैंने लिखा है ये आपको कहीं कोई पूछे तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा किरचॉफ का नियम बताओ, कह दो किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ का अध्ययन किया, और वैद्युत परिपथों के अध्ययन करते हुए ना पहले तो दो नियमों का प्रतिपादन किया। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम, उसको हम लोग किस नियम से जानते हैं बाबू? संधि के नियम से, और या हम उसको जानते हैं बाबू धारा के नियम से। समझ में बात आया? तो लिखो इसमें डैश करके आगे लिखो, तो किरचॉफ क्या बता रहे हैं पहले नियम में अपने, लिखो किसी संधि पर आने वाली, किसी संधि पर आने वाली, किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का, किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का, किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग,
किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बाबू? शून्य होता है। संधि का मतलब होता है जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जोड़, जहां मतलब जोड़ा जाए। जंक्शन देखे हो ना, जो है फैजाबाद जंक्शन, वहां पे कई ट्रेनें आपस में आती हैं मिलती हैं, समझो वहीं बन के कहीं कहीं से बन के जाती भी हैं, ठीक ना, जहां से आए जाए। तो बहुत बढ़िया नियम है, लेकिन देखो पहले समझ में आ जाए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी खूब अच्छा बोर्ड पेपर पूछ लेता है। क्या है बाबू? आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा आई इक्वल टू 0, सिग्मा आई इक्वल टू 0, साथ में लिखते रहिएगा। जो है सिग्मा आई इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? आप लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे, जब सिग्मा लगाते थे तो क्या होता था? योग का होता था ना। ऐसे ही भैया किरचॉफ अपने प्रथम नियम में क्या कहता है कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का, जितनी भी धारा संधि की ओर आएगी या जाएगी, उनका जो योग होता है वो सदैव का होता है बाबू? शून्य होता है। फिर से डिफिनीशन पढ़ रहा हूं। वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। या कह सकते हो किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है बाबू? शून्य होता है। एक छोटा सा प्रूफ बताने चल रहा हूं, इसी में ध्यान से देखना, कुछ बनाना, चित्र उत्र ना बनाना। देखो निशान देखना केवल बस। यहाँ है I1, यहाँ है I2, यहाँ है I3, यहाँ है I4, यहाँ है I5, और ये जंक्शन पॉइंट O है। चित्र में, सॉरी, चित्र में अब ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं। जो धारा संधि की ओर आती हैं, जो धारा संधि की ओर आती हैं, उनका मान धनात्मक व जो धारा संधि से दूर जाती हैं, दूर जाने का मतलब जो जाती हैं, जो निकलती हैं, दूर जाती हैं, उनका मान ऋणात्मक होता है। तो इस हिसाब किताब से क्या हुआ? I1 क्या हो जाएगा बाबू? पॉजिटिव। I2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। I3 क्या हो जाएगा? I3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। I4 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। I5 क्या हो जाएगा? लेकिन सबका मान किसके बराबर? क्योंकि किरचॉफ बोल के गया था कि किसी संधि से या किसी संधि पर आने वाली या जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। देखो इसने बहुत चीज बढ़िया सा वर्ड भी यूज कर दिया था, बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है? शून्य होता है। अब वो बीजगणितीय योग डिपेंड करता है प्लस माइनस, तो अब क्या लगना क्या चीज नहीं कह रहा है। जो धारा आ रही होगी संधि की ओर, उनका मान आप पॉजिटिव में लिखना, और जो धारा क्या हो रही है संधि से दूर जा रही है, उनका मान किस में लिख देना? नेगेटिव में। लेकिन इन धाराओं का जो भी योग होगा वो किसके बराबर होगा? शून्य के। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा बाबू I1 प्लस I2, सब उधर लेके चले जाओगे तो I3 प्लस I4 प्लस I5। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो आप, छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे चलते चलते आप लोग देख ले जाओगे भैया। यहां देखो, ये है 3 एम्पियर और ये है 4 एम्पियर, और ये यहां जा रहा है भैया, कितना पता है? x एम्पियर। फिर इसके आगे ये 2 तार बन गए,
ये बाहर जा रहे हैं 4 एम्पियर। कितना जा रहा है बाबू? 4 एम्पियर। ये जा रहा है बाबू वाई एम्पियर, है ना भैया? कितना जा रहा है? वाई एम्पियर। इस ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मतलब सही आ रहा है ना? अब समझ में बात। अब इसमें कह रहा है तो यक्स व वाई का मान बताओ, मान बताओ। तो पहले आप इतना नोट कराओ, फिर हम आप मान बताओ। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट, वैसे हम बता भी रहे हैं। तीन आएगा, x बराबर 7 आएगा। अगर ये एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से समझो बाबू, तो इसमें देखो किरचॉफ के प्रथम नियम पे न्यूमेरिकल है। ये किस पे है? किरचॉफ के प्रथम नियम पे। इसको आप मान सकते हो संधि ए, और ये मान सकते हो संधि बी। ये पहला जंक्शन है बाबू ए, और ये जंक्शन क्या है? बी। तो हम लोग किस पे लगा दें? पहले किस पे सवाल लगाएंगे? संधि ए पर। किस पे बाबू? संधि ए पर। आप ए पे देख रहे हो बाबू I1 ये क्या हो रहा है? I1 बराबर कितना है बाबू? 3 एम्पियर ना। I2 बराबर कितना है? तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपना वही निंजा टेक्निक यूज करें। ये आ रहा है तो ये 3, ये भी संधि की ओर आ रहा है, तीका हो गया प्लस। ये यक्स क्या हो रहा है? संधि से दूर जा रहा है तो माइनस यक्स बराबर 0। 4 3 7 माइनस यक्स बराबर, तो यक्स बराबर कितना हो गया बाबू? 7 एम्पियर। इसमें क्या बताना है? यक्स और वाई का मान ही बताना है। मतलब यहाँ पे यक्स बराबर कितना एम्पियर आया? 7 एम्पियर। कितना एम्पियर आया? 7 एम्पियर। अब अगर हम लगाएं तो संधि बी पर, संधि बी पर क्या कर दे बाबू? आप देख रहे हो ये 7 एम्पियर आ रहा है ना, तो ये प्लस में, ये 4 जा रहा है ना, तो -4, और बराबर ये y भी जा रहा है ना, तो -y घटा दिए तो 3 बराबर कितना? -y। तो y बराबर क्या हो गया बाबू? माइनस। रुको 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 रुको, गलती कर गए। सुनो 1 सेकंड बाबू। 7 एम्पियर आ रहा है ना, तो प्लस में, -4 जा रहा है तो माइनस में, ये y भी जा रहा है तो ये -y बराबर 0। भले बा ये घटाए बाबू कितना हो गया? 3 -y बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर 3 एम्पियर। अरे हाँ या ना बोल भाई। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपका यक्स का मान 7 एम्पियर और y का मान 3 एम्पियर। भले बा। और संधि पर 0 जो आएगा ना, योग 0 आएगा। कैसे आएगा देखो, उत्तर के जांच टाइप में देख लो। बिंदु ए पर, ए वाले पॉइंट पे देखो 3 आ रहा है ना, ये भी 4 क्या आ रहा है ना, कितना जा रहा है? 7 बराबर, जाओ कैंसिल कर दो, 0 बराबर 0। संधि पर 0 रहेगा, संधि पर 0 रहेगा, वो 0, टेंशन न लेना। लेकिन आप लोग बताओ ये तरीका समझे ना सवाल लगाने का? अच्छा चलो एक लगाओ, एक और बताओ, इसको नोट कर लो तो आप लोग। ज्यादातर लोग लगा दिए हो सब लोग ना। टाइम कितना हो रहा है? नोट कर लिए भैया सारे जन? एक क्वेश्चन दे रहे, देखते हैं कितने सेकंड में आप लगा देते हैं। पेन पेपर स्टार्ट रखो एकदम, मिटा रहे हैं इसको, ठीक ना? और एक क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे, एक आदमी हमको पूरे फील्ड में दिख रहा है कि सबसे तगड़ा जो सवाल लगा के देता है। पूछो कौन है वो तुम्हारे लोग हो, ठीक ना भैया? हमें पता है, तो ऐसा ऐसा न लिख दें धीरे धीरे। हाँ सोच रहे कितना लिखे ना, लो x एम्पियर। पेन वन ना यूज करो, पागल हो कहा? पेन वन का यूज करो, वही करे। पेन कौन सी बात करे? हाई 10 आ रहा है और 5 और 2 7,
ये आ रहा है तो 10 और 2 12, अब 12 में से ये 5 जा रहा है, 7 बचा ना भैया। तब कहे सब लोग का करत हो बोलो कान के नीचे डीजे बजी, एक एक जन है मार एकदम पेनो तिनारे। चलो अब लगा 3 सेकंड क्या बैठा है। 10 हो गया बाबू, ये 2 हो गया, और ये कितना चला जा रहा है तो कितना 5, और ये भी दूर जा रहा है तो कितना यक्स बराबर, तो कितना हो गया बाबू 12 माइनस 5 बराबर यक्स। यक्स बराबर निष्ठा कितना आ गया बाबू 7 बोल्ट ना भैया। हाँ हाँ बोल्ट लिखा जाएगा। चलिए फिजिक्स में आज के लिए बस इतना ही बाबू। अब आप लोग केमिस्ट्री लिखा फिजिक्स में आज